आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले। नमस्कार, मैं सत्येंद्र यादव आपके बीच में उपस्थित हूँ आरसीआई अमेंडमेंट बिल पर सुझावों का दूसरा और अंतिम भाग लेकर के आप सभी दर्शकों श्रोताओं का नवचेतना मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने हमारे पहले अंक में उपस्थित विशेषज्ञ श्री रजनीश कुमार आर्य से सुना कि आरसीआई का परिचय, वर्तमान समय में आरसीआई अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरे हमारे बीच में उपस्थित विशेषज्ञ थे श्री सौरभ राय सर। आप असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में हैं। आपने बताया कि आरसीआई अमेंडमेंट बिल पर आपका क्या नज़रिया है। इसके साथ साथ आपने हमारे पहले अंक में सुना कि दृष्टिबाधित और विकलांग बेरोजगार छात्र छात्राओं की कुछ आवाज़ें सुनी, उनका क्या नज़रिया है इस अधिनियम के संशोधित स्वरूप के संबंध में। अगर आपने हमारा पहला अंक अब तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारा पहला अंक अवश्य सुने, जिससे कि आपको अच्छे से पूरा विषय समझ में आ सके। आज हमारे बीच में जो विशेषज्ञ उपस्थित हैं, आप लंबे समय से आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। आप अनेकों विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया, चाहे राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान देहरादून हो या आप फरीदाबाद में भी रहे। वर्तमान समय में आप डॉक्टर शकुंतला मिश्रा में शोध छात्र हैं। आप कई संगठनों के साथ में भी जुड़ करके आपने कार्य किया। आप सामाजिक कार्यों में भी संलग्न रहते हैं। आप वर्तमान समय में अपना संगठन भी चला रहे हैं। आप एक प्रतिनिधि के तौर पर, यहाँ पर आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि के तौर पर आपका क्या नज़रिया है इस आरसीआई अधिनियम के संशोधन के संदर्भ में रखेंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री मंतोष कुमार जी। आप डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में शोध छात्र हैं। सर, आपका नवचेतना मंच पर हार्दिक स्वागत है। नवचेतना मंच के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मंतोष कुमार का नमस्कार। साथियों, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 व नई शिक्षा नीति के साथ समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आरसीआई एक्ट में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और आरपीडी एक्ट के प्रभावी होने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि उपरोक्त एक्ट के प्रावधानों को आरसीआई एक्ट के साथ समायोजित किया जाए। इस संदर्भ में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरसीआई एक्ट में संशोधन करते हुए एक संशोधित प्रारूप तैयार किया गया। तत्पश्चात इसे सुझाव हेतु 23 दिसंबर 2020 तक आम जनों के सुझाव आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक किया गया। इस विषय पर सभी
रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स निश्चित तौर पर चिंतन मनन कर रहे होंगे, इस संशोधित प्रारूप का अध्ययन किए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हम लोगों ने भी गंभीरतापूर्वक इसका अध्ययन किया और आरसीआई की जो भूमिका विशेष शिक्षा के क्षेत्र में, पुनर्वास के क्षेत्र में होनी चाहिए, वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन सही प्रकार से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा की गई और आरसीआई एक्ट में क्या क्या संशोधन और किए जाने चाहिए या आरसीआई एक्ट में जो संशोधन किए गए हैं वो कितना उचित है, कितना अनुचित, इस विषय पर हम लोगों ने सुझाव भी मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किए। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जो हम लोगों द्वारा प्रेषित किए गए हैं उसकी चर्चा मैं आप सभी के बीच करना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि आरसीआई एक्ट के संशोधित प्रारूप में यह कहा गया है कि 4 वर्षों में आरसीआई को आत्मनिर्भर संस्था के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका मतलब कि आरसीआई को एक सेल्फ फाइनेंस बॉडी बनाने की तैयारी चल रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां होना यह चाहिए कि अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं की भांति आरसीआई को भी वार्षिक ग्रांट उपलब्ध कराए जाएं और आरसीआई जो उनके स्टडी सेंटर हैं, विशेष रूप से जो गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित हैं, उन्हें कुछ आर्थिक मदद पहुंचाए, जिससे फैकल्टी मेंबर की सैलरी व अन्य जो खर्च है उसे वहन करने में स्टडी सेंटर्स को आसानी हो। आप सभी जानते हैं अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग स्टडी सेंटर्स में फैकल्टी मेंबर को जो सैलरी दी जाती है वो बहुत ही चिंताजनक है। कहीं 8,000, कहीं 10,000, कहीं 15,000। इसमें इन विसंगतियों को दूर करते हुए एक न्यूनतम वेतनमान तय किया जाना चाहिए फैकल्टी मेंबर के लिए आरसीआई द्वारा, और आरसीआई ऐसा तभी कर सकता है जब वो स्टडी सेंटर्स को कुछ आर्थिक मदद पहुंचाए। साथ ही जो कोर्स फी है उसमें भी एकरूपता लाए जाने की आवश्यकता है। तो इन विषयों पर आरसीआई एक्ट में कोई ठोस प्रावधान नहीं किए गए हैं जिसे किए जाने की आवश्यकता है। हम लोगों ने अपने सुझाव में इस बात को रखा है। दूसरी बात, स्पेशल एजुकेटर को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिससे कई सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं। इस विषय में हम लोगों ने यह सुझाव दिया कि आरसीआई एक सर्वमान्य नाम स्पेशल एजुकेटर को प्रदान करें, जिसे पूरे देश में एक ही नाम से जाना जाए। स्पेशल एजुकेटर अगर कहा जा रहा है तो वो पूरे देश में स्पेशल एजुकेटर ही हो, कहीं आईटी और कहीं अन्य नामों से जो जाना जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला सुझाव हम लोगों ने यह दिया है कि आरसीआई के संशोधित प्रारूप में जो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं उनके मेंबरशिप रिन्यूअल से पूर्व एक परीक्षा की बात कही जा रही है। इस संदर्भ में होना यह चाहिए कि लिखित परीक्षा के साथ साथ प्रायोगिक परीक्षाएं भी आयोजित की जाएं। उदाहरण के तौर पर दृष्टिवादिता के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स के लिए ब्रेल व असिस्टिव टेक्नोलॉजी की परीक्षाएं भी आयोजित की जाएं,
तत्पश्चात उनके मेंबरशिप को रिन्यूअल किया जाए। इससे अनेकों लाभ हैं। हमारे जो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं, जो स्पेशल एजुकेटर हैं, वो ब्रेल एवं अन्य असिस्टिव डिवाइस से हमेशा अपने आप को अपडेट रखने का प्रयास करेंगे और छात्र छात्राओं को इसका लाभ भी बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। आप लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि जो हमारे स्पेशल एजुकेटर होते हैं, वो डीएड, बीएड, एमएड कोर्स करते हैं, तो जब तक वो इन कोर्स में इन्वॉल्व रहते हैं, एनरोलमेंट जब तक इनका रहता है, जब तक ये पास नहीं होते, तब तक ये इन विषयों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग, सबकी बात नहीं करूँगा, ये मान लेते हैं कि अब इनका कोई महत्व नहीं है, अब इन विषयों का काम पूरा हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्पेशल एजुकेटर को दृष्टिबाधा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त जितने भी रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें ब्रेल एवं अन्य असिस्टिव डिवाइस से अपडेट रहना ही होगा। ऐसा आरसीआई एक्ट में अनिवार्यता निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही एक महत्वपूर्ण विषय जिसे हम लोग आरसीआई एक्ट का संशोधित प्रारूप आने से पूर्व से ही उठाते आ रहे हैं और काफ़ी मंचों पर इस विषय में चर्चा भी हुई है कि जितने भी स्टडी सेंटर हैं, जितने भी रिहेबिलिटेशन कोर्स जहाँ जहाँ संचालित हो रहे हैं, जिन जिन केंद्रों पर, वहाँ संबंधित दिव्यांगता से प्रभावित एक फैकल्टी मेंबर अनिवार्य रूप से रखे जाएं। उदाहरण के तौर पर दृष्टिबाधा के क्षेत्र में जितने भी सेंटर हैं जो कि पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं, वहां अनिवार्य रूप से एक दृष्टिबाधित फैकल्टी मेंबर का होना जरूरी है। और जब तक एक दृष्टिबाधित फैकल्टी मेंबर के रूप में नहीं होगा, तो जो प्रायोगिक विषय हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि आज ब्रेल एवं अन्य जो प्रायोगिक विषय हैं उस पर हमारे स्पेशल एजुकेटर की पकड़ थोड़ी कम हो रही है। ये चिंता का विषय है और इस चिंता को दूर करने के लिए हर स्टडी सेंटर पर एक दृष्टिबाधित फैकल्टी मेंबर का होना जरूरी है। इससे बहुत सारे लाभ हैं। इससे दृष्टिबाधित जनों को रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स के रूप में अपना भविष्य तय करने के लिए भी प्रेरणा मिलेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और गुणवत्तापरक शिक्षा भी छात्र छात्राओं को मिलेगी। तो बहुत सारे लाभ हैं। ऐसा किया जाना अनिवार्य है। तो इन विषयों पर हमने सुझाव अपने तमाम साथियों से, तमाम विशेषज्ञों से परामर्श करके दिए हैं और मुझे विश्वास है कि इन सुझावों पर अपना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग गंभीरतापूर्वक विचार करेगा और जहां तक संभव हो आरसीआई एक्ट में इन सुझावों को शामिल भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।